आज हम सभी संधि प्रकरण के अंतर्गत जो है व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं संधि के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। दो वर्णों के परस्पर मेल से, अब देखिए वर्ण मिलेंगे, उसमें जो परिवर्तन होगा, जो विकार आएगा, जो परिवर्तन होगा, वही जो है संधि कहलाता है। जैसे देखिए दिन प्लस ईसा दिनेशा। अब देखिए यहाँ पर आ प्लस ई मिलकर के ए बन गया, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। आगे हम देखते हैं संधि के भेद में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में बताया गया कि स्वर संधि के अंतर्गत मित्रों आपने देखा था कि यदि दो स्वरों के परस्पर आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ये आपकी समझ में आ गया। यदि दो स्वरों के पास आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक इसी तरह से आपका व्यंजन संधि के बारे में बताया गया था। यदि दो व्यंजन के साथ, ठीक है, स्वर या व्यंजन के मिलने पर उनमें कोई परिवर्तन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान दें, यदि व्यंजन के साथ, ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर उनमें कोई परिवर्तन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक इसी क्रम में विसर्ग संधि को भी बताया गया था। यदि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से उनमें कोई परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो मित्रों आपने यहाँ तक समझ लिया था, और स्वर संधि के जो भेद हैं 8, उसकी भी मैंने पूरा डिफिनेशन, एक एक उदाहरण सब बता दिया था। तो आज इस वीडियो में हम सभी व्यंजन संधि के भेद और व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज यहाँ देखिए व्यंजन संधि। यदि पूर्व पद के अंत में, ध्यान से देखिएगा, यदि पूर्व पद के अंत में व्यंजन वर्ण हो तत्पश्चात यदि कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ये आप समझ गए होंगे इतना। इसके बाद है आपका जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर। व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1 दिया है जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, सचुत्व संधि, सटुत्व संधि, ड़त्व संधि, परस्वर्ण संधि, छत्व संधि, तुकागम संधि। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जसत्व संधि। ठीक है, इसका उदाहरण, इसका सूत्र होता है झलाम जसो अंते। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्सप्लेन इसका, समझते हैं। जसत्व संधि में यह बताया गया मित्रों कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ध्यान दीजिए, जो पहला पद होगा उसका अंतिम वर्ण क च ट त प तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा अर्थात ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ य र ल व ह अथवा कोई स्वर हो, ठीक है, इतने वर्ण यहां से लेकर के यहां तक, अथवा कोई स्वर हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो समझ में आ गया। तो पहला वर्ण, जो पहला वर्ण होगा वह जो है अपने वर्ग में, अर्थात का वर्ग का है तो गा में बदल जाएगा, चा वर्ग का है तो जा में बदल जाएगा, टा वर्ग है तो डाम बदल जाएगा, ता वर्ग है तो दा में बदल जाएगी। इस तरह से तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये क्लियर हो गया। जैसे वाक प्लस ईसा वागीसा। अब देखिए का के बाद ई था, तो का वर्ग में जो तीसरा वर्ण होगा इसके स्थान पर गा बन जाएगा, तो वागीसा हो गया। इसी तरह से दिक प्लस ईसा दिगीसा, वाक धन जालम वाग जालम, अच प्लस अंतम। अब देखिए चा है तो चा वर्ग का तीसरा वर्ड आपका जा है तो अजंतम हो गया। सटानन, अब देखिए टा वर्ग है, टा है यहाँ पर तो टा वर्ग का डा हो गया, खडानन। जगत प्लस ईसा, अब देखिए ता है तो ता मतलब ता वर्ग का आपका दा हो जाएगा। ठीक है,
ठीक इसी तरह से अप प्लस जम, तो पा आपका पा वर्ग में देखेंगे पा फा बा तीसरा वर्ड होता है, तो यहाँ पर बा हो गया अबजम हो गया। तो यह समझ में आ गया आपको कि इन वर्णों के बाद कोई स्वर हो अथवा कोई स्वर हो, कह रहे हैं क च ट ता पा अथवा उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ य र ला व ह अथवा कोई स्वर हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। अब हम अनुस्वार संधि पर चलते हैं। पद के अंत में हलंत, ठीक है, पद के अंत में हलंत माँ के बाद किसी भी व्यंजन के आने पर माँ को अनुस्वार हो जाता है। माँ आपका जो है अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे देखिए रामम प्लस कथयति, ठीक है, तो रामम कथयति, परिश्रमम प्लस करोति परिश्रमं करोति, अन्नम प्लस खादत अन्नम खादति, भोजनम प्लस भक्षयति भोजनम भक्षयति, कार्यम प्लस चालयत कार्यम चालयत। इसके बाद है परस वर्ण संधि पर आते हैं। अनुस्वार के बाद जो भी वर्गीय परस वर्ण होता है, ठीक ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार के बाद जो भी वर्गीय परस वर्ण होता है, अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण होता है अथवा अनुस्वार ही रहता है। यदि अनुस्वार के बाद जैसे अवर्गीय वर्ण होता है, तब अनुस्वार वैसे ही रहता है। जैसे पापी नाम प्लस चह पापी नांच, वृक्षम प्लस परितः वृक्षम परितः, शत्रुम प्लस जय शत्रुंजयति, सायं प्लस काला सायं कालः। इस तरह से आपका परस्पर संधि आ जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दें, यह आपकी समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद है सचुत्व संधि। यदि सा एवं ता वर्ग सा त थ द ध न के बाद सा एवं चा वर्ग में देखिए सा चा छा जा झा यहाँ आए तो सा का सा तथा ता का चा, था का छ, द का जा, ध का झ, न का यहाँ हो जाते हैं। जैसे उत प्लस चारणम उच्चारणम, उत प्लस चरित्रम उच्चरित्रम, शरत प्लस चंद्र सरचंद्र, सत प्लस चरित्रम सचरित्रम, तत् प्लस छत्रम तत्छत्रम, रामस प्लस चिन्होत रामस चिन्होत। ठीक है, ये आपका जो मुख्य दिया था विसर्ग संधि व्यंजन संधि में आपके कोर्स में, वह आपका पूरा हो गया। इसके बाद विसर्ग संधि में आते हैं, और जो आपके जो विभिन्न भाग और भी दिए गए हैं विसर्ग व्यंजन संधि की सॉरी, वे सब जो है आपको अगली कक्षाओं में बताए जाएंगे मित्रों। तो विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो पहले उत्तु संधि है, इसको देखते हैं। उत्तु संधि में क्या है? उत्तु संधि में कह रहे हैं मित्रों, यदि पूर्व पद, दो पद होते हैं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा उत्तर पद बाद वाले पद का पहला वर्ण आ हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा अथवा यारा लावा हो, तो विसर्ग का ओ तथा आ स्वर का अवग्रह, देखिए अवग्रह का चिन्ह बना अवग्रह हो जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान दे देखें, पूर्व पद का अंतिम पद वर्ण विसर्ग हो और उत्तर पद का पहला वर्ण आ हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा अथवा यारा लावा हो, तो विसर्ग का ओ अर्थात अवग्रह हो जाता है। देखिए अवग्रह का चिन्ह बना है, अवग्रह हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे देखिए आपका राम प्लस अस्त, देखिए विसर्ग के बाद आया है तो अह प्लस आ ओ हो गया, ओ प्लस अह अवग्रह बदल गया रामो अस्ति। ठीक है, विसर्ग के बाद आ गया तो यह अवग्रह बदल गया। राम प्लस गच्छत, देखिए विसर्ग के बाद गा आया है तो रामो गच्छति हो गया। सह प्लस अपि सो अपि, कह प्लस अत्र को अत्र, कह प्लस गच्छत को गच्छत। ठीक है, इस क्या समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रुत्व संधि। ठीक है, यदि आ अथवा आ ह्रस्व अथवा आ दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व अथवा दीर्घ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या यारा लावा
हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। अब देखिए विसर्ग रा में बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है? यदि अ आ अर्थात ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ को छोड़कर, इनको छोड़ करके किसी अन्य स्वर की बात, ठीक है, कोई अन्य स्वर आपने ले लिया के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो अथवा यारा लावा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे मुनि प्लस अयम, ठीक है, मुनि, अब देखिए विसर्ग है, यहाँ पर आ है, ठीक है, तो विसर्ग का यहाँ पर रा हो जाएगा। मुनिर्यम, मुनि प्लस गच्छति, अब देखिए विसर्ग के बाद ग है तो मुनिर गच्छति। तैः प्लस भक्षते तैः भक्षते तैर्भक्षते हो गया। यतिः प्लस अयम, अब देखिए विसर्ग बाधा है तो विसर्ग जो है ये रा में बदल गया, यतिरयम। इसके बाद विसर्गस्य लोपः, विसर्ग का लोप कहाँ होता है यह समझते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद आ से भिन्न स्वर हो, ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यह समझ में आ गया? विसर्ग के पहले आ, अब देखिए विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे रामः प्लस आगच्छत, राम आगच्छति। देवः प्लस आगच्छत, देव आगच्छति। विमलः प्लस एव, विमलेव। राकेशः प्लस इच्छत, राकेशः इच्छत। इस तरह से आपने आपके पाठ्यक्रम में जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद दिए थे वह आपने मित्रों समझ लिया। आपके कोई डाउट नहीं होंगे मित्रों, आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभ्यास प्रश्नों को आपने पहले ही कर लिया था इस पाठ के। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।